हेलो एवरीवन। देखो मैं टॉपिक को नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, मैंने सारा कुछ बता दिया एक्टिवेशन। अब हम लोग को मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ बढ़ना है, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं और किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यानी फाइनलाइज सिर्फ हम आपको डेरिवेशन करके देंगे, लास्ट वाला आप उसको रिमेंबर याद रखे रहना माइंड में। ठीक है, और किस तरीके से उसको न्यूमेरिकल लगाए ना, आप एक बार एनसीईआरटी साहब देख लेना। तो हम लोग के पास फाइनली क्या था, हम लोग के पास देखो ए इक्वल टू के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन क्या था, आर टी था। सभी की मीनिंग आपको यहाँ पे पता था। ठीक है, ए क्या था हमारे पास, आरएनएस फैक्टर था, के क्या था, रेट कांस्टेंट था, ई टू द पावर माइनस ई अपॉन क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल और ग्रेटर ई ए एंड ये ई क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, टी था, टेम्परेचर था, आर क्या था हमारे पास, गैस कांस्टेंट था। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो ये एक्चुअली में देखो यहाँ से अगर रिलेशन निकाले तो ये टेम्परेचर अगर कम होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, याद रखना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ है ना, ग्राफ होता है इस तरीके से, तो ग्राफ में यही एक्टिवेशन एनर्जी होता था ना, एक्टिवेशन एनर्जी यही होता था। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन बहुत तेजी से होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो रिएक्शन फास्ट होने का मतलब क्या होता है, ये पीक क्या हो जाना, कम हो जाना। तो मैंने पीछे बताया था कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, लो एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। अब मैं इसके मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ चलता हूँ, ये किस तरीके से काम करता है अभी देखना। तो अब ये क्या होता है, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, माइनस ई ए अपॉन क्या होगा, आर टी होगा। दोनों तरफ मैं नेचुरल लॉग लेता हूँ, नेचुरल लॉग लोगे तो एल एन के इसका टू क्या होगा, एल एन ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन क्या होगा, आर टी। ठीक है, ये एल एन के फॉर्मूला लगाना, एल एन ए बी ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, एल एन ए प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी। ठीक है, अब क्या करना आपके पास, एल एन के इसका टू क्या होगा, एल एन ए, ये अब लॉग पढ़ते हो आप, एल एन ई टू द पावर एम टू द पावर एन, तो फ्रंट पे क्या आ जाता है, एन एल एन एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रंट पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ई अपॉन आर टी एंड एल एन ई। और एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जैसे लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। तो एल एन ई की वैल्यू 1 हो गई। फाइनलाइज क्या मिल गया हम लोग को, एल एन के स्क्वायर टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। पहला ग्राफ तो यहाँ पे शुरू होगा बनना। देखो ये हमारे हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते रहो सब लोग, यहाँ पे आप लोग राइट करते रहिए ताकि ये काम करेगा। यहाँ पे देखो, इसको इरेज करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ ग्राफ, पहले तो यहाँ और इसको सिंपल करूंगा। एलन को मैं पीछे भी लॉग में चेंज कर रहा था, यहाँ पे भी लॉग में चेंज करूंगा। ठीक है, तो यहीं पे अभी पहला इक्वेशन लिख लो ताकि मैं इसको बाद में चेंज कर लूंगा। अब इसको लॉग में अगर चेंज करना हो या तो अभी कर लो, वैन यहाँ पे के ए होगा, वैन वैन जब टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास, के पे। वैन टेम्परेचर टी वन होगा, देन उस टाइम पे क्या होगा, के वन होगा। एंड सेकंड हमारे पास कंडीशन होगा एट टी टू ये किस पे होगा हमारे पास, के टू पे हो जाएगा, देन के टू। तो अब इसके दो तीन इक्वेशन बना लेते हैं। क्या पहला क्या हो जाएगा, एल एन के वन इक्वल टू एल एन ए तो कांस्टेंट है, ई ए भी हमारे पास कांस्टेंट अभी रहेगा, अभी कांस्टेंट कर रहा है, सिर्फ इन दोनों में रिलेशन कर रहा हूँ। आर भी कांस्टेंट हो जाए, आर ये टी वन हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब के टू रख लो आप, एल एन के टू इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये देख लो। अब इन दोनों को क्या करो, एक को प्लस और माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दूँ, ये माइनस कर दूँ, और ये क्या होगा, प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। जैसे ही कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारे पास, देखना है यहाँ से निकल के, एल एन के वन माइनस एल एन के टू, ये वाला आ जाएगा, एल एन के वन माइनस एल एन के टू इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू ये प्लस में है तो ई ए अपॉन आर टी टू माइनस होगा ई ए अपॉन आर टी वन, ये हो जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके से के टू माइनस एल एन के वन लिख सकता हूँ,
तो इधर का भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। बिल्कुल दोनों तरफ माइनस हेरफेर कर दिया। यहाँ से कॉमन ये फार्मूला लग जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी का, तो क्या हो जाएगा एल एन के टू अपॉन के वन हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा ई ए अपॉन आर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे तो क्या होगा 1/T1 1/T2। ये देखो ये अब यहाँ पे एल एन को चेंज करना है, किसमें लॉग में चेंज करना है, तो लॉग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 2.303 लॉग K2 अपॉन K1 ई ए अपॉन क्या होगा आर होगा एंड 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। अब इसको इधर सेंड कर दीजिए आप, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 कैपिटल आर 1/T1 1/T2। ये देखो आपको फाइनलाइज हम लोग के पास इक्वेशन मिल गया। अब इसको आपको दिमाग में हमेशा सेट करना है कि टेम्परेचर T1 पे K1 होगा, टेम्परेचर T2 पे क्या होगा हमारे पास K2 होगा, T1 पे K1 होगा और T2 पे क्या होगा K2 हो जाएगा। तो देखो टेम्परेचर और K में रिलेशन इस तरीके से निकल के चला आया। तो आपके पास याद रखना कि अगर इस इक्वेशन से देखा जाए, इस इक्वेशन पे आप फर्स्ट वाले पे अगर ई ए बढ़ गया एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है तो क्या होगा हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, के की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। ई ए अगर ये इंक्रीज करता है तो के की वैल्यू कम होगी, जब के की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा कम होगा, क्योंकि के और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज then K is increases। अच्छा इसको पहले इंक्रीज कर लो, एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होता है then K is decreases, ठीक है। and so therefore yes so that's why rate of reaction decreases, that is means that K जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली होता है रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या होगा 1/E के। देखो फाइनलाइज ऐसे लिख सकते हो आप, दैट इज करके लिख दिया। ठीक, तो आपको क्या करना है फॉर्मूले में कंपटीशन एग्जाम में ये वैल्यू गिवन होगी। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन हो सकता है, आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। K1 K2 T1 T2 E कितने वैल्यू हो गए 1 2 3 4 5, ये तो ऑलरेडी आप कांस्टेंट है 1 2 3 4 5। अगर एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा तो आपको K1 K2 T1 T2 गिवन होगा, ठीक है। अगर आपसे K2 पूछ देगा तो 1 2 3 4 ऑप्शन गिवन होंगे। अगर आपसे 1 2 3 4 5 है, 5 में से कोई एक डाटा पूछेगा आपसे और 4 डाटा क्या होंगे गिवन होंगे। तो आपको ये दिमाग में एकदम सेट करना है लॉग इक्वल टू K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर अंडर रूट सॉरी इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना। ये फाइनलाइज है। तो देख लो आप कितना इजी था, मैंने एलन के टर्म में इसको लेके चलाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ग्राफ है, ये सब नोट में किए रहना, आप एनसीईआरटी में देख लेना, इससे न्यूमेरिकल होंगे आपके पास, एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम्पलर में भी है। तो मैं अभी इसको इरेज करता हूँ, पहले ग्राफ प्लॉट करने की बात करते हैं, क्योंकि ग्राफ एग्जाम में भी आपके कंपटीशन में आता है कुछ। तो अब देखो मैंने बोला कि ग्राफ हमें प्लॉट करना है किसके के बीच, एल एन और 1/T। अब रिमेंबर रखो कि जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कैसे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में सबको लाना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ठीक। तो एल एन के और 1/T के बीच ग्राफ प्लॉट करना, तो वी कैन राइट हियर एल एन के माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/T प्लस एल एन के, ठीक है। ये क्या होता था, ये वाई एक्सिस पे ये वाई, ये क्या होता था एम होगा, ये एम की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा हमारे पास ये इंटरसेप्ट होगा, और ये क्या होगा स्लोप होगा, ठीक। तो इतनी बात समझ में आती है किस तरीके से काम करेगा, ये स्लोप हो जाएगा हमारे पास, वो इंटरसेप्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बहुत इजी हो गया,
ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 1/t ये क्या होगा ln k। अब मैंने बताया था कि अगर ये निगेटिव हुआ तो ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा। तो ग्राफ कैसे आएगा, दिस वन, ये आ गया। ये इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटरसेप्ट इस ये इंटरसेप्ट पॉइंट होगा, इंटरसेप्ट होगा कितना, इंटरसेप्ट होगा हमारे पास माइनस ई अपॉन क्या होगा, आर हो जाएगा। सॉरी, इंटरसेप्ट तो ये वाला है ना, ln a हो जाएगा। और स्लोप कितना हो जाएगा, जो स्लोप जाता है, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन माइनस ई ए अपॉन क्या होगा, आर हो जाएगा। देख लो बहुत इजी केस है। मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को दिमाग में सेट किए रहो, ln a आएगा तो कट करेगा ना कहीं कहीं, और कट दो ही तरीके से करेगा, या तो ऊपर से नीचे करेगा या तो नीचे से ऊपर करेगा। इन केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, और सब मैथमेटिकल वाला पैराबोला हाइपरबोला वाला नहीं ले रहा हूँ। तो टॉप टू बॉटम आएगा। तो स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट। अब देखो एग्जाम में पूछता कैसे है, आपको पूरा डाटा दिया रहेगा, बोलेगा एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है, स्लोप गिवन है और आर की वैल्यू गिवन होगा, या तो आर नहीं गिवन होगा, सिर्फ स्लोप दे देगा, बोलेगा कि आपके पास ई ए फाइंड आउट करिए। तब कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो ये फॉर्मूला आता है। अब इसमें दो में से कोई एक दे देगा, अब एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटरसेप्ट पूछ दिया तो ए की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू, तो एलन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से होगा, तो आप इसको नोट करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अब सेकंड वाले फार्मूले की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले फार्मूले में क्या होता है, किस तरीके से इंटरसेप्ट आता है उसकी भी बात कर लेते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। सेकंड वाले में भी इजी है, सेकंड वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप सेकंड वाले में क्या था, अगर लॉग के टर्म में हुआ, यही था हमारे पास इक्वेशन, क्या था हमारे पास, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी, ये था। इसको लॉग के टर्म में चेंज करना है, तो लॉग के टर्म में क्या होगा, 2.303 के लॉग के इक्वल टू क्या होगा, 2.303 लॉग ए माइनस ई अपॉन क्या होगा, आर टी होगा। सब में 2.303 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। देख लीजिए, ये लॉग के टर्म है। अब इसको ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ ऐसे ही सेम होगा, ये वाई हो जाएगा, इसको पहले ऐसे लिख लो, ओ आर और लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t और के लॉग के बीच प्लॉट करना है, प्लस लॉग ए हो जाएगा। सिंपल से केस, 1/t नीचे होगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होगा, लॉग के हो जाएगा, माइनस है तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। किस इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास स्लोप कितना होगा, हमारे पास स्लोप होगा हमारे पास माइनस ई ए अपॉन क्या होगा, एक छोटा होगा कुछ यहाँ पे 2.303 होगा, 2.303 आर टी, तो ये होगा 2.303 आर टी होगा। तो आप देखो एग्जामिनेशन में ऐसे ही आते हैं, कभी मैथ दी कॉलम में आता है, मैथ दी कॉलम क्या, मैथ दी कॉलम ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ जाता है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ln के केस में हुआ तो, अगर ये ln के केस में ग्राफ हुआ तो माइनस ई अपॉन आर टी होगा, अगर लॉग के टर्म में हुआ तो ई अपॉन 2.303 आर टी होगा। तो सिंपल कैसे, ln होता है तो 2.303 का कहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, अगर लॉग हुआ तो 2.303 आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी इसको आप राइट कर लो। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, मैं वीडियो को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा सारा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम बात करेंगे कुछ रिलेटेड, जैसे मैं बार बार नाम ले रहा था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, तो उनके बारे में कुछ सीख लीजिए। क्या होता है, छोटे छोटे टर्म होते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा मैं इसमें, तो इसको हटाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन आप ले लो। देखो हम लोग के पास नेक्स्ट थ्योरी थी, हमारे पास कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी में अब देखो क्या करना है हम लोग के पास। मैंने बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कोलिजन करता है, कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है, कोलिजन करता है कंटेनर में, तो वो क्या करता है, इफेक्टिव कोलिजन। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उसमें इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए।
तो हम लोग के पास अप्रोच दो थे प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, एक मैथमेटिकल अप्रोच था, एक कौन सा अप्रोच था हमारे पास, मैथमेटिकल, जिसका था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, और एक क्या था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने क्या दिया, कोलिजन थ्योरी दी। तो इसमें होता है कि एक्चुअल में, वेट करना एक मिनट, इसमें देखो एक्चुअल में होता है क्या कोलिजन थ्योरी में, कि हम लोग के पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, अब थ्योरी समझना है इसकी, मैंने तो प्रोडक्ट मैथमेटिकल अप्रोच तो बता दिया, अब इसकी थ्योरी समझना तुम, ठीक है। कोलिजन थ्योरी में होता है क्या कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो चेंज हो रहा, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इसमें इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, यानी इसका इंटरमीडिएट बनना चाहिए। इंटरमीडिएट तभी होता है जब इफेक्टिव कोलिजन होगा, ठीक है। तो अब ये इफेक्टिव कोलिजन में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट पे डिपेंड करता है। एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, पहला होता है इफेक्टिव कोलिजन, और दूसरा होता है हमारे पास, टर्म यूज करूंगा मैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये दो टर्म पे काम करेगा कोलिजन थ्योरी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए दो काम होगा, एक होगा इफेक्टिव कोलिजन होगा, दूसरा टर्म क्या यूज होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इफेक्टिव कोलिजन में दो चीज हम लोग पढ़ेंगे, पहला हम लोग के पास होगा क्या, बैरियर, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, और दूसरा क्या होगा, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैंने तो एक पढ़ा दिया, तो एनर्जी बैरियर तो पढ़ा दिया था, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नेक्स्ट हमारे पास पढ़ना है क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही, मैं ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव होना जरूरी है। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, दूसरा होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी बैरियर एज इट इज होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन पहले हम लोग बात करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मीन्स होता है कि कंटेनर में पर सेकेंड पर वॉल्यूम, पर सेकेंड पर वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स कर रहे हैं। बात सेट हो रही, मैं बोल रहा हूँ कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये बोलता है कि पर सेकेंड पर वॉल्यूम जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी होंगे। बात समझ में आती है, इतनी बात क्लियर होती है। तो मैंने बता दिया, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या हमारे पास हो जाएगा द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड per unit volume is known as collision frequency, शॉर्ट फॉर्म में CF लिख दिया। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड से करेंगे। तो हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोग के पास, के इक्वल टू क्या था, e⁻⁻ अपॉन क्या था, RT था। मैंने बताया था ये स्टार्टिंग में कि ए दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक हमारे पास ओरिएंटेशन और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यही दोनों मैंने बताया था, ये Z हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ से निकल के आ गया, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZAB e⁻ क्या होगा, -E अपॉन क्या होगा, RT होगा। यानी AB क्या है हमारे पास, कोलिजन, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन, या इट मीन दैट ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, इनमें A और B में कोलिजन हो रहा है।
ठीक है, वो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर दूसरा मैं बताऊंगा, इस पे आता हूँ। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इजी है, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स के और पर सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में इफेक्टिव मतलब कि कोलिजन हो रहे हैं, सिंपल से। तो ये हटाता हूँ अभी, आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सेकंड देखो, सेकंड मैंने बताया था एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर में मैंने ये ग्राफ समझाया था, पूरा पूरा ग्राफ 2 वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया। इस ग्राफ सब काम इसी ग्राफ का है। अगर इस बैरियर तक ये पहुंचता है, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यही है हमारे पास एनर्जी बैरियर, ये वाला। इस एनर्जी बैरियर पे अगर मॉलिक्यूल्स पहुंच गया, यानी इस पे पहुंच गया, तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अगर इस पे पहुंच नहीं पाया तो मॉलिक्यूल्स वहां तक प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि अगर मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए, ग्रेटर भी होनी चाहिए, किसके साथ, ई ए के साथ। तो एनर्जी बैरियर मैंने समझा दिया था ऑलरेडी, तो इस पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, फिर से बोल रहा हूँ कि जाके पहले वाला वीडियो देखे। पहला एक्टिवेशन एनर्जी पार्ट 1A लिखा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी पार्ट B लिखूंगा, और ये एक्टिवेशन एनर्जी पार्ट C होगा। अब मैं बात करता हूँ, मैंने बोला था एनर्जी बैरियर बहुत कम परसेंटेज होता है, 3% की तरफ काम करता है। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि किस तरीके से ओरिएंटेशन हो रहा है। तो अब देखो, मैं पूरा बात करूंगा ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को पी से रिप्रेजेंट करूंगा। ओरिएंटेशन का मीन देखो, ओरिएंटेशन में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। तो मैं पहले लिखता हूँ, एक हमारे पास रिएक्शन ऑर्गेनिक का सपोज कर लो, मैं ले रहा हूँ CH3Br प्लस OH माइनस। इसको ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज है, या अटैकिंग स्पीसीज बोल सकते हो, यू कैन से अटैकिंग स्पीसीज से ये रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन किसका करेगा, CH3। अब ये 2 टाइप से अटैक करेगा, तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ CH3OH और ये Br हो गया। तो अभी इसमें तो तुमको कुछ नहीं नजर में आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कि रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसके 2 कंडीशन बनेंगे, मैकेनिज्म के 2 कंडीशन बनेंगे। पहला केस होगा क्या, CH3Br। पहला कौन सा कंडीशन होगा हमारे पास, CH3Br होगा, ठीक है। तो CH3Br क्या होगा, CH3Br में अगर ये OH माइनस है, अब ध्यान से सुनना, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर का चल रहा है। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर ये OH माइनस है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है अटैक करने की। अगर मैं इसको देखूँ तो इस पर क्या होगा, ये कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या रखेगा, डेल्टा पॉजिटिव रखेगा। ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। और OH माइनस किस पे अटैक करना पसंद करेगा, ऐसे सेंटर पे अटैक करना पसंद करेगा जिसपे पॉजिटिव सेंटर होगा। तो ये पॉजिटिव सेंटर कार्बन में है, तो अब इस पे ये 2 चांस है अटैक करने के, या तो फ्रंट साइड से अटैक करे या तो बैक साइड से अटैक करे। फिर से ध्यान से सुनना, Br पे डेल्टा नेगेटिव और CH3 पे डेल्टा पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा कि Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट्स वाई डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब OH माइनस उस पर्टिकुलर एटम पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव सेंटर होगा, तो ये अटैक किस पे करेगा, इस CH3 पे करेगा, बिल्कुल 100% है। अब इसके अटैक करने के 2 चांसेस हो जाएंगे, ये या तो फ्रंट साइड से अटैक करें, या तो बैक साइड से अटैक करें। 2 चांसेस देखना है। अब हम ही लोग को 2 चांसेस में चेक करना है कि कौन सा प्रॉपर होगा, कौन सा इफेक्टिव होगा। और जो इफेक्टिव और जो प्रॉपर वे होगा वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा, और जो इम्प्रॉपर होगा, जो इफेक्टिव नहीं होगा, वो प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो अब मैं लाइन बाई लाइन आता हूँ कि अगर ये OH माइनस अगर फ्रंट साइड से अटैक किया, फ्रंट साइड से, ठीक है, फ्रंट साइड से अटैक किया, तो देखो फ्रंट साइड से अटैक करने में इसके लिए पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि OH माइनस, OH के पास भी माइनस है और Br के भी पास निगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और जब ये रिपल्सन करेगा तो कैसा हमारे पास देगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन देगा, यानी ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शन क्या देगा, नो रिएक्शन।
नो रिएक्शन देगा। बात समझ आती है। बी आर पे माइनस है, ओ एच पे माइनस। अगर ये फ्रंट से आता है तो फ्रंट पे बी आर पहले से ही खड़ा और कौन सा चार्ज लेके खड़ा, निगेटिव, ये भी निगेटिव है, रिपल्सन करना स्टार्ट कर देगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो कौन सा ये होगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर ये बैक साइड से अटैक करता है, ये बैक साइड से अटैक करता है, जैसे इसके बैक साइड में भी याद रखना ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये बैक साइड से जैसे ही इसके ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, बी आर वैसे ही यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो इंटरमीडिएट स्टेट कैसे बनेगा, CH3 डेल्टा पॉजिटिव, जो बॉन्ड दूर जाएगा इस तरीके से, जो लीव होने वाला है उसको दूर बना रहा हूँ डेल्टा निगेटिव, और जो पास आने वाला, जो चिपकने वाला है उसको क्या बन रहा हूँ, OH, ये डेल्टा निगेटिव। ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पहले ही चैप्टर में पढ़ोगे, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में, वहां पढ़ाऊंगा SN1 SN2 रिएक्शन। तो हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स, अगर अटैकिंग स्पीसीज किसी भी कंपाउंड के सेंटर पे बैक साइड से अटैक करता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है। तो हालांकि हमको इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है अभी, मैं वहाँ पे समझाऊंगा। SN2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर, 2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं, जब ऑर्गेनिक आएगा तो वहाँ पे बताऊंगा क्या है। तो OH माइनस बैक साइड से अटैक किया, Br तो फ्रंट पे है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने पे तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। तो ये Br को मैंने इसको दूर कर दिया, डिस्टेंस पे रख दिया, और इसको पास रख दिया। जो ब्रेक होने वाला था दूर, और जो अटैच होने वाला था पास कर दिया। ये रिएक्शन प्रॉपर होगा और ये क्या देगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। और ये किस में देगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमारे पास OH CH3, और ये क्या देगा, Br माइनस चला जाएगा। देख लो, तो ये मॉलिक्यूल्स में बहुत बड़ा रोल रखता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है कि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है। तो इतनी बात क्लियर आ गई, मेरे पास समझ में आ गई। एनर्जी बैरियर बता दिया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता दिया। अब मैंने बता दिया क्या, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर होता है तो प्रोडक्ट देगा, यस, ठीक है। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर का मतलब होता है किस तरीके से वो अटैक कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल से, कैसे कैसे करता है, अभी नॉर्मल मैंने बताया। तो इसको देखो डिपेंड, अब इसको क्या होता है, फिर से आरएनएस इक्वेशन ले रहा हूँ। K=2 मैंने बताया था, एक की जगह पे इसमें क्या होता है, P होता है, ये P हो जाएगा, ये P होगा, e⁻⁻ अपॉन क्या होता है, RT हो जाएगा। जहाँ पे हमारे पास P होगा, हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाए, सॉरी, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इस P की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। इस P की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। अगर P की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो रिएक्शन क्या होता है, प्रोसीड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ओरिएंटेशन आपको चेक करना है। कहीं कहीं पे क्या होता है, P की वैल्यू ग्रेट 3, 4, 5 होते हैं, तो वहाँ पे कहीं कहीं P की वैल्यू ओरिएंटेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या है, ओरिएंटेशन है, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन कर रहा है। कि P की वैल्यू बहुत ज़्यादा जगह क्या होती है कि ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने का मतलब अगर किसी के लिए सपोज कर लो P की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन है, और वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ही प्रॉपर है, तो रिएक्शन तुरंत देगा और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी देखने की, ठीक है। अगर P की वैल्यू कम होता तो नॉर्मली क्या होगा, ओरिएंटेशन करेगा और रिएक्शन को क्या करेगा, फिजाइल बनाएगा। तो ये हमारे पास ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके पास। आप ज़रूर देखना, ये 18 आई थिंक पार्ट हो जाएगा, 7, 18, 19 पार्ट हो जाएगा। ये आर्हेनियस इक्वेशन के 3 पार्ट हो गए, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C हो जाएगा। तो ये मैंने पहले पूरा डिलीटेड पोर्शन पढ़ा दिया। तो बहुत अच्छा टॉपिक था आर्हेनियस, आप ज़रूर पढ़िएगा, तीनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, A, B, C। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, या तो व्हाट्सअप पर्सनली। आप NCERT भी एक पार्ट पढ़ना, पूरी चीज़ यही चीज़ लिखा हुआ है, लाइन बाई लाइन ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।